सामने बैठे हुए साथीगण, आज ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार पे आरक्षण का जो 7 नवंबर को फैसला दिया, जो 103वें संविधान संशोधन को वैध ठहराता है, उस पे हमने एक खास उद्देश्य से ये चर्चाएं रखी थी। और उसमें खास बात ये थी, उसकी अंतर्निहित बात, फैसला तो पढ़ के समझा जा सकता है और अपने अपने तरीके से लोग उसको समझाने की कोशिश करेंगे भी, पर ये था कि इसको यहाँ हम लोग जो सामाजिक न्याय के पक्षधर लोग हैं वो उसको ठीक से एक राय कर ले उस पर और उसको फिर नीचे ले जाएं कि इसके नेतार्थ क्या है, वो उन वर्गों को, वंचित वर्गों को किस तरह से प्रभावित करेगा और ये प्रभावित करेगा तो फिर हम क्या करें। इस बात को हमारे लिए फिर ये रहता है कि इस बात को इन्होंने क्या खेल किया है उन वंचित वर्गों के पास हम लेके जाएं और ये जो ताकतें हैं जो इस तरह के फैसले करवाती हैं, यही कहूंगा करवाती हैं, जैसे अरुण जी ने कहा कि किस तरह से राज्य के साथ सुप्रीम कोर्ट का दिमाग भी तालमेल करता है, उसका एक अनूठा उदाहरण है। तो इस बात को हम ले जाएं और इसके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करें और ऐसा आंदोलन खड़ा करें, लोग तो जाएंगे ही। तमिलनाडु की जो डीएमके पार्टी है उन्होंने पहले ही अपना निर्णय बता दिया है कि वो इसके रिव्यू के लिए जाएंगे। तो हम सब लोग जनता की गोलबंदी करके देश में एक ऐसा माहौल पैदा करें कि जो जुडिशियरी जिसका दायित्व है ठीक से संविधान के जो उद्देश्य हैं, जो उसके प्रावधान हैं, जो अब तक वो घोषित करते रहे हैं, उसके दायरे में रखते हुए कोई फैसला देते, बजाय इसके कि आज की राजनीतिक जरूरत क्या है इसको देखते हुए। मैं मानता हूं कि ये जो आज अभी जो ये फैसला आया है वो आज की एक खास राजनीति को वैधता देने और उसकी जरूरतों को पूरी करने के हिसाब से ये फैसला है। ये बात हमको जनता को समझानी चाहिए और इसके खिलाफ गोलबंदी करके सुप्रीम कोर्ट को मैसेज देना चाहिए कि जनता देख रही है, आपकी चालाकियों को भी समझ रही है और जो आप संविधान के साथ स्वयं छेड़छाड़ कर रहे हो उसको भी हम समझते हैं और उनको मजबूर होना पड़े कि एक बड़ी बेंच गठित करके उस पर पुनर्विचार करें। इस फैसले के विभिन्न आयामों के बारे में लगभग सारी बातें, कुछ बात छूटी ही नहीं है। उसके ऐतिहासिक संदर्भ से लेके, इसकी जरूरत से लेके, इसमें क्या राजनीति है उसको लेके सारी बातें साथियों ने कह दी हैं, तो मैं उसमें बहुत लंबा चौड़ा नहीं जाऊंगा। संक्षेप में एक दो बात मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा जो हमारे काम की हो सकती है। एक तो ये कि हम ये मान के बैठते हैं कि जुडिशरी कोई ऐसी चीज है, हमारी जनता के मनों में ये बिठा दिया है, जिसमें हम भी शामिल हैं, आम जनता के लिए, कि ये जुडिशरी जो है वो एक ऐसी जगह है कि अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, कार्यपालिका मानी सरकारें और जो हमारी पंचायतें हैं, जो वैधानिक पंचायतें हैं, वो अगर अन्याय भी कर दें तो एक जगह ऐसी है जहां न्याय मिलेगा, वो न्यायपीठ जिसको हम कहते हैं। हमने इस फैसले ने हमको दिखा दिया कि वो न्यायपीठ आप मानते हैं, लेकिन असल में वो न्यायपीठ एक तरीके से गुमराह करने की जगह भी, जिस तरह से अभी किया गया। तो इस बारे में हम कोई उसको पवित्र गाय, अंग्रेजी में जो होली काऊ मानते हैं, ऐसा स्थान मान के नहीं चले। उस पर भी दबाव आते हैं, तो दबावों में काम करती है और उसका गठन और उसका जो संगठन है वो भी इन सारी चालाकियों और इससे भरपूर है। इसलिए हमको कभी भी जनता के सामने ये बात कहनी नहीं चाहिए कि वो बिल्कुल हम न्यायालय में हमको न्याय मिल जाएगा। न्यायालय में भी न्याय आपको तब मिलेगा जब जनता संगठित होगी, अपने अधिकारों के प्रति सचेत होगी। तो ये बात हमको जनता के बीच में जरूर ले जानी है और ये नीचे से लेके ऊपर तक के न्यायालय में, जितने बड़े न्यायालय ऊपर की तरफ हम जाते हैं, ये घपले, क्योंकि उनपे तो उंगली नहीं उठ सकती, वो उतने ही नीचे वाले न्यायालय तो फिर भी दबते हैं, वो न्यायाधीश फिर भी दबते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी लेयर और हैं, बहुत सारी स्तर हैं। तो वो उनको लगता है कि कहीं अगर ऊपर वाले ने इसको देख लिया, मेरे पर कोई टिप्पणी कर दी तो मेरा रोजगार खतरे में पड़ सकता है, मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन ऊपर तो कोई बंदिश नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे उनको हटाने का, उनको चार्जशीट देने का तो कोई मामला ही नहीं। उनको हटाने का एक ही तरीका है, वो महाभियोग, और वो नए नॉर्मल तेल होगी और नए राधा नाचेगी, उसके खिलाफ कभी बनेगा ही नहीं। इस पूरे 70-75 साल के इतिहास में कोई एक दो उदाहरण आए हैं, वो दूसरे कारणों से आए हैं। वो न्याय की मखोल हुई है, इस कारण से एक भी नहीं आया। मुखर्जी वाले में वो न्याय की मखोल के नहीं आया, बिल्कुल
न्याय की बखोल या इनजस्टिस किया है, इसके लिए बिल्कुल नहीं आए। वो कोई तकनीकी कारणों से, कोई बदला लेने जैसे कारणों से, जुडिशियल की आपसी लड़ाई के उसके कारणों से वो सारे आए। तो एक बात तो हमको ये समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात, अरुण जी ने बहुत बारीकी से इसको पकड़ा और उन्होंने अपना वकालत का वो भी दिखाया उसमें कि आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट अब पूरी तरह से सत्ता वर्गों के साथ है। उन्होंने नहीं कहा है, पहले कहते रहे हैं वो कि हमने एक जो पार्लियामेंट की आर्टिकल 368 में जो एक शक्ति है, जो संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, नए प्रावधान जोड़ने की शक्ति है, उसमें जो एक लिमिटेशन बनाई गई थी, जो जुडिशियल रिव्यू जिसको बोलते हैं, और उसमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर, मूल रूल बातें कि ये स्वरूप है इसका, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। उस छेड़छाड़ को अब खुली छूट दे रहे हैं, बल्कि उसको बढ़ावा दे रहे हैं। इसका नाम है केशवानंद भारती। केशवानंद भारती के केस में ये तय हुआ। और उसके बाद में इस आरक्षण के मुद्दे पे जब मंडल आयोग के बाद में और 91 के को जो कांग्रेस सरकार का जो आर्थिक आधार है उसको जब रद्द किया इंदिरा साहनी के केस में, इस बात को रिट्रेट किया उन्होंने। वहां तक वो रिट्रेट करते आ रहे हैं कि 50% की सीमा और ये जो बैकवर्डनेस है, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। लेकिन अब खुले तौर पे उसमें लिखा गया है कि इसको इतना पवित्र, इसको बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा ही नहीं माना जा सकता। मानिए कोर्ट जो है अपने ही बनाए पैमाने के साथ आज राजनीतिक आवश्यकता किसकी, जो हमारा सत्ता वर्ग है, प्रभु वर्ग है, उसकी राजनीतिक आवश्यकता के लिए कि ये राजनीति अबाध रूप से चलती रहे, ये राजनीति जो वर्गीय राजनीति है, जिसका सांकेतिक रूप से जिसने तबकों में दिखाया जा रहा है, ये राजनीति चलती रहे, इसलिए उन्होंने एक रास्ता ही अलग दिखा दिया है। और अब वो क्या कह रहे हैं कि 50% की सीमा कोई पवित्र सीमा नहीं है, वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है, इसके साथ छेड़छाड़ का तो कोई सवाल ही नहीं, इससे आगे जाया जा सकता है, इसको खास बड़ी बात नहीं। साथ ही साथ एक और बड़ा जो अरुण जी ने भी यहां नहीं लिया, जो व्याख्याएं हैं, जो संविधान पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं, व्यक्तियों के लिए, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति के लिए कहीं कोई किसी तरह की छूट अलग से उसको परिभाषित करके छूट संविधान में नहीं दी जा सकती। और वो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ व्यक्तियों के आधार पर नहीं हो सकता। इस फैसले से वो जो क्लास ऑफ पीपुल है, जिसमें लिखा हुआ है कि बैकवर्डनेस क्लास, एक उस क्लास को डिफाइन करती है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस में आप इकोनॉमिक जो इस जगह से वहां जब जो बनाया है उसमें व्यक्ति आएंगे, तो व्यक्तियों के आधार पे जो समानता का जो अधिकार है उसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है। तो फिर तो संविधान बचा कहाँ है? फिर तो जो आर्टिकल 14 है वो पूरा आपका समाप्त हो गया है, तो उसके साथ तो आप खुद ही खिलवाड़ कर रहे हो। तो संविधान की रक्षा करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट खुद संविधान के साथ खिलवाड़ करने पे आमदा है। ये बात हमको समझ लेनी चाहिए, और वो इसलिए समझ लेनी चाहिए कि ये एक राजनीतिक प्रश्न है, ये केवल एक तकनीकी प्रश्न नहीं है, ये खाली जुडिशियल डिटर्मिनेशन नहीं है। आज इस आधार पे 2019 में जब ये फैसला आया था, मोदी जी तो 2014 में आ गए थे, और कांग्रेस सरकार कह रही है कि हमने 2005 में एक आयोग बनाया था जिसकी रिपोर्ट 2009 में बन गई थी, और 2014 में मोदी सरकार आने के पहले हम एक बिल तैयार करके रखे थे हमने, और हम तो 91 भी लाए थे, हम तो उसके पक्षधर थे। लेकिन चूंकि 2014 में हम आए नहीं तो बीजेपी ने ले लिया। बीजेपी उसके बाद में पूरे 5 साल राज करती है, उस पर कोई बात नहीं करती, और 2019 में ठीक लोकसभा चुनाव के पहले अमेंडमेंट लेके आती है, मानी उसके आधार पे सांकेतिक राजनीति की जाएगी। जो उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो सवर्ण हिंदू है, और जिस आधार पे वो पूरी हिंदुस्तान की जनता को गोलबंदी अपने पीछे खड़ा कर लेना चाहते हैं, उसको संदेश देने के लिए कि हाँ, हम केवल आपको आरक्षण देने वाले नहीं है, इस बहाने वो पूरा संदेश देते हैं कि आपके ही राजनीति करने वाले हैं, आपके ही साथ खड़े हैं। आरक्षण को समाप्त नहीं करना तो उन्होंने समझा दिया अपने काडर को कि अगर इसको समाप्त कर देंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन इसको हम समाप्त करने 2 तरीके से इसका रास्ता खोल रहे हैं। एक निजीकरण जो तुम लोगों के पास में है, जरूरत ही नहीं रहेगी। 3.25 करोड़ पद
जो सार्वजनिक उपक्रम में होते थे, मोदी सरकार के इस ताबड़तोड़ इनडिस्क्रिमिनेट निजीकरण के कारण समाप्त हो गए हैं। वो पब्लिक अपॉर्चुनिटी नहीं रही, अब वो सेठ जी की अपॉर्चुनिटी है, उसमें वो संविधान का प्रावधान मानना उसकी जरूरत नहीं है। तो एक तो वो दे दिया कि हम निजीकरण कर देंगे। मैं बहुत सारे साथी हमारे यहाँ वहां बैठते रहते हैं, उनमें बहुत सारे उस धारा के भी लोग होते हैं, तो वो जो उनके अंदर की बात आती है कि अब क्या है, तो हम पहले ही कर देंगे और खत्म कर देंगे, रेलवे को उसमें ले जाएंगे, उसको उसमें ले जाएंगे, तो 50-60 लाख कुल रिक्तियां बचेंगी, तो कर लेना, उसमें क्या करोगे, रिप्रेजेंटेशन कितना कर लोगे, बात सही है। तो वो उनका मैसेज है, इसलिए हम बीजेपी को ही वोट देंगे, भले वो कितने खराब हो, वो भले आर्थिक भट्टा भी बैठाते तो कोई बात नहीं, इनकी कमी जो है वो तो अभी ठीक नहीं होनी चाहिए। तो एक तो वो संकेत दे दिया है। दूसरा, इस संकेत के आधार पे आप ये देखेंगे कि हमारे यहां जिस तरह से अर्थव्यवस्था चलाई जा रही है, वो तो असल में वर्ग की अर्थव्यवस्था है, क्योंकि आपके अडानी अंबानी जी की दौलत दिन में 90 करोड़ 100 करोड़ की गति से बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ सरकारी आंकड़ा बता रहा है कि आज हमको इस हालत में पहुंच गए कि 80 करोड़ का पेट भरने के लिए मुफ्त में अनाज बांटना पड़ रहा है। तो व्यवस्था इस तरह से संचालित हो रही है वर्गों के आधार पर कि सेठ जी का धन बढ़े, उनकी दौलत बढ़े, कॉर्पोरेट दुनिया का दौलत बढ़े, चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे विदेशी हो। इस बात को राजनीति के केंद्र में नहीं आने देना है। राजनीति के केंद्र में क्या आने देना है? हिंदू मुसलमान और आरक्षण। आरक्षण नहीं होता तो देश विकास कर जाता, आरक्षण नहीं होता तो योग्य लोग आते, आरक्षण नहीं होता तो हम विश्वगुरु बन जाते। तो राजनीति के लिए सांकेतिक राजनीति इन आधारों पर लाई जाएगी, लेकिन असल में राजनीति वर्ग के आधारों पर की जा रही है कि आपका धन, अब आज की तारीख में जो नौकरी पेशा वर्ग है हिंदुस्तान में, जो अपना पसीना बेच के, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे कोई सा भी, सरकार का भी आधा से ज्यादा सेक्टर आज कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो उनकी आमदनी क्या है आज? 10,000 से लेके 20,000 के बीच में, और ज्यादा कोई पुराना हो गया तो 30,000 तक। तो आप देख लीजिए कि पूरी इतनी बड़ी आबादी को जो दौलत पैदा हो रही है, उसी के कारण तो बड़े कॉर्पोरेट हाउस की दौलत तो पैदा हो रही है ना देश में, और रेट ऑफ ग्रोथ कोरोना काल के को छोड़कर नेगेटिव तो नहीं हुई है, प्लस ही है। उस दौलत में डिस्प्रोपोर्शनेटली आपका हिस्सा ज्यादा कट रहा है, वो सवर्ण का भी कट रहा है, लेकिन वो उस पिंच को नहीं महसूस करे, इसलिए आरक्षण पे बात करना जरूरी है। लेकिन हमारे लिए आरक्षण पर बात करना दो तरीके से जरूरी है। जैसे हमने कहा कि एक निजीकरण में, अब आप निजीकरण कर रहे हो और चूंकि आपने मान ही लिया कि ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी है, तो 82% जो गरीब है इस देश में वो ST, SC, OBC, जो सामाजिक न्याय की धारा जिसकी वकालत करती है, वो लोग हैं। इसलिए आप पहले जनगणना कराओ, जाति जनगणना, ये हमारा अहम मुद्दा बन जाना चाहिए। और जाति जनगणना के आधार पे जिसकी जितनी भागीदारी है, जितनी जनसंख्या है, उसके आधार पे आप उनको नौकरियां दो और इसमें प्राइवेट सेक्टर को शामिल करो। इस बात को लेके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमको नजर रखनी पड़ेगी और गोलबंदी इस बात पे भी करनी पड़ेगी कि ये जो वर्ग वाली बात है, जो कॉर्पोरेट लुटेरों को जो देश बेचा जा रहा है और उनको अबाध छूट दी जा रही है, आप कुछ भी सैलरी रख दें किसी की, कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्टर, और जो असली खून पसीना बहाता है उसके हाथ में 10% ही रह जाता है। तो उस पर नजर रखना है और उस पर भी गोलबंदी करनी है। मैं बस इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थोड़े लोग आए, लेकिन अगर जनता तक ये बात हम अगर ले जाएंगे, दोनों बातें अगर ले जाएंगे, तो मुझे लगता है कि हम सफल होंगे। धन्यवाद।